हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी में आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो। ये नहीं बोलूंगा जिंदगी मस्त चल रही, क्योंकि मुझे बताया आप पूरी मेहनत कर रहे हो सर, लगे हुए हो, और हाँ पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे हो आप। आइए सरकार, चैप्टर नंबर 24 लास्ट चैप्टर ऑफ द जीएसटी हम रिवीजन कर लेते हैं सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके है चैप्टर के वो हम सेलेक्ट करके पढ़ लेंगे सर। आइए चैप्टर नंबर 24 मिसलेनियस प्रोविजन सर, सेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या सर, ये वो सेक्शन है जिसने पावर दिया एसजीएसटी के ऑफिसर अगर है और आपकी फाइल अगर एसजीएसटी डिपार्टमेंट में है तो सर वही ऑफिसर सीजीएसटी के लिए भी आपके लिए प्रॉपर ऑफिसर कहलाएगा, एंड वाइस वर्सा। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसलिए आपकी फाइल्स जो है सर, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एसएससी की फाइल होती है या तो एसजीएसटी डिपार्टमेंट में है या सीजीएसटी डिपार्टमेंट में है, तो सर जो एसएससी सीजीएसटी का अगर मान लो आपका जुरिस्डिक्शनल एसएससी सीजीएसटी डिपार्टमेंट का है तो वही एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए एसएससी रहेगा, ऑफिसर रहेगा। एंड अगर आपकी फाइल एसजीएसटी डिपार्टमेंट में है तो वही ऑफिसर जो एसजीएसटी का है वही आपके लिए सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी के लिए भी ऑफिसर रहेगा। क्यों? क्योंकि सर एक्ट एब्सोल्युटली सेम है। जो असेसमेंट एसजीएसटी में होगा वही किस में होगा, सीजीएसटी में होगा, और वही आईजीएसटी में होगा। भारत माता की जय। इस सेक्शन से पावर मिला साहब, क्लियर, डन। आइए सर सेकंड, सेक्शन नंबर 144 कहता है क्या, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। सर अगर कोई भी मान लो सर डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस किए या कोई सर्च किया, इंस्पेक्शन किया, उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स मिले, तो ऐसे केस में उन डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है ये माना जाएगा कि जो भी लिखा हुआ सच लिखा है। सर अगर हैंड राइटिंग में तो माना जाएगा कि आपकी हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है तो माना जाएगा कि एसएससी के सिग्नेचर है। एंड सर ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स विल बी एडमिटेड एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। सर आप अगर कुछ और प्रूव कर ले तो बात अलग होगी, बाकी सर जो भी डॉक्यूमेंट्स मान लो कोई सर्च किया, रेड किया, उसमें कोई मान लो हाथ हैंड राइटिंग से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट मिल गया जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन थे 2 नंबर के, तो ये माना जाएगा कि आपने ही वो एंटर किए। कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया तो माना जाएगा आपने एग्जीक्यूट किया। कोई अगर मान लो स्टैम्प पेपर वगैरह पे एग्जीक्यूशन किया तो वो आपने किया, ये माना जाएगा सर, क्लियर। सर सेक्शन 145 एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म्स। सर आज की तारीख में डिजिटल जमाना हो गया साहब, तो माइक्रोफिल्म्स, फैक्सिमिल कॉपीज मतलब फैक्स कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्यूटर प्रिंटआउट्स अगर मिले हैं तो सर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तरह एक्सेप्ट किए जाएंगे, एंड उसमें जो लिखा है माना जाएगा कि सच लिखा है, भले उसमें सिग्नेचर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, क्लियर, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज हमेशा रहेगा सर। आइए 146 कॉमन पोर्टल, ये रहा वो सेक्शन जिसने सर पूरा एक्ट में जहां जहां लिखा है कॉमन पोर्टल पे आपको रिटर्न फाइल करना है, कॉमन पोर्टल के थ्रू आपको ई फाइलिंग करनी है, कॉमन पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, ये वो सब कुछ। तो सर इस सेक्शन ने पावर दिया गवर्नमेंट को कि वो कॉमन पोर्टल को नोटिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और ये सेक्शन का पावर यूज करके इन्होंने नोटिफाई किया www.gst.gov.in एज द कॉमन पोर्टल फॉर जीएसटी एंड ई वे बिल के लिए सर evbill.gst.gov.in is the website। सर सेक्शन 149 जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, सर गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल सर गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ पैरामीटर्स फिक्स करेगा जिसके बेस पे सर हर एसएससी को, हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक कंप्लायंस रेटिंग दी जाएगी सर उसके कंप्लायंस के बेस पर। एंड सर वो कंप्लायंस रेटिंग डिपार्टमेंट चाहे तो लाइव भी कर सकता है अपनी वेबसाइट पे, और सर अभी तक ये लाइव किया नहीं है पर अगर ये लाइव कर दिया तो सर इसको चेक करके आप देख सकते हैं कि जो सप्लायर जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो, वो जेन्युइन है कि नहीं है। पता पड़ा आपने उसको पेमेंट तो कर दिया, टैक्स का पेमेंट भी कर दिया, पर आपके जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट आई नहीं रही क्योंकि वो रिटर्न फाइल करता ही नहीं, जीएसटीआर 1 फाइल करता ही नहीं है, क्लियर। ये रेटिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पर अभी इसको लाइव किया नहीं है सर। 153 टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सर अगर किसी पर्टिकुलर केस में किसी आउटसाइड एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए तो सर वो आफ्टर टेकिंग ड्यू डिलिजेंस सर वो क्या कर सकते हैं, आउटसाइड पार्टी की हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंट ले सकते हैं। जैसे कोई लेबोरेटरी होगी वहाँ टेस्टिंग कराना किसी केमिकल का कर सकते हैं सर। सर कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए वगैरह कोई भी अगर इनको कोई टेक्निकल या साइंटिफिक कोई हेल्प चाहिए तो दे कैन टेक आउटसोर्स कर सकते हैं सर। देन सर पावर टू टेक सैंपल, सर कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर बाय हिम वो क्या कर सकता है, कुछ गुड्स जो आपके यहाँ पर है सर उसका अगर उनको टेस्टिंग करना है तो सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हो। सैंपल जो ड्रॉ किया है उसके लिए वो एक रिसीट भी प्रोवाइड करेंगे, इतने हमने सैंपल लिए सो दैट उस पर जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा एसएससी को, क्लियर, और उसका स्टॉक मैच रहे, क्लियर। ये पावर दे रखा है यहाँ पे। देन 155 सर ये सर फटाफट एक ग्लिम्स बता रहा हूँ इस चैप्टर का सो दैट आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे और रिवीजन फास्ट हो जाए और इस चैप्टर के जो काम के सेक्शन है वो आपको प्रॉपरली रिवाइज हो पाए। सरकार बर्डन ऑफ प्रूफ, सर अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था सर सैनवर्ड क्रेडिट में जजमेंट आया था सर, उसके बेस पे ये सेक्शन आ गया और बोल दिया कि अगर किसी एसएससी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो बर्डन टू प्रूव, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करना, एविडेंस लेके आना इज ऑन दी एसएससी। जो क्रेडिट ले रहा है उस पे होगा ऑब्वियसली, वो प्रूव करेगा कि साहब मैंने आईटी से लिया तो इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे लिया और ये एविडेंस है और ये मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए सर, क्लियर सर, इट इज ऑन द एसएससी। नेक्स्ट 157 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, सर ये सेक्शन है जिसने जीएसटी ऑफिसर्स को सर प्रिवेंट किया हुआ है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। सर ये कहा हुआ क्या सर, जीएसटी ऑफिसर्स एंड ऑफिसर ऑफ द जीएसटी ट्रिब्यूनल को लीगल प्रोसीडिंग के रेस्पेक्ट में ये बचाता है। अगर किसी ऑफिसर ने गुड फेथ में कोई काम किया, आपने ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उसने कोई काम किया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट
सर कोई भी एसएससी अगर मान लो उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है तो सर कोई भी कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने गुड फेथ में काम किया था तो। क्लियर, डन। सर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है सर क्या, 158 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर हर एसएससी अपना रिटर्न जब सबमिट करता है उसमें जीएसटीआर 3B, सर जीएसटीआर 1 जब सबमिट होता है ना सर उसमें B2B जितने ट्रांजेक्शन सारे उसमें पंच होता है एक एक बिल। तो सर जितनी भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सर रिटर्न के थ्रू मिल रही है, जीएसटीआर 1 के थ्रू मिल रही है, वो सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपकी बिजनेस की, सर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। इसलिए यह बोल दिया कि जो भी स्टेटमेंट एसएससी सबमिट कर रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, दैट इज ऑफ अटमोस्ट सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी। सर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर है, ही शुड नॉट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एनीबडी एल्स। इनफैक्ट सर यहां पे बोला हुआ है क्या, ही कैन नॉट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर ऑल्सो अनलेस इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। क्लियर। सर पब्लिक सर्वेंट shall not disclose the details obtained from all particulars contained in any statement made, returns furnished, accounts or documents produced in accordance with this act, any record of evidence given in the course of any proceeding under this act. No court shall require any officer appointed or authorized under this act to produce before it or to give evidence before it. सर कोर्ट किसी भी ऑफिसर को नहीं बोला सकता कि आप कटघरे में आगे खड़े रहिए। सर इन रिलेशन टू द मैटर्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्लोज, जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे सर। देन इसमें एक्सेप्शन दे रखे सर कि हाँ इन केस में डिस्क्लोज कर सकता है, कब कब, इफ रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, देन फॉर वेरिफिकेशन पर्पज, फॉर सर्विस ऑफ नोटिस और डिमांड। कोई मान लो शो को नोटिस वगैरह सर्व कर रहा है, डिमांड ऑर्डर सर्व कर रहा है कोई ऑफिसर, उस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर वो जो कंसर्न ऑफिसर उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। देन फॉर सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स, फॉर ऑडिट बाय गवर्नमेंट, फॉर इंक्वायरी ऑन एनी जीएसटी ऑफिसर, to levy or realize tax or duty or to public servant, then to conduct inquiry on professionals, to data entry agency for the department। मान लो डिपार्टमेंट सारा डेटा एंट्री ऑनलाइन करवा रहा है सर, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है किसी प्रोसीडिंग के लिए तो उसको देना पड़ेगा। एंड पब्लिकेशन के लिए अगर इस पर एक्ट रिक्वायर्ड है तो इन्फॉर्मेशन दे सकता है ऑफिसर। क्लियर, डन। सरकार आइए सेक्शन 159, वेरी गुड सेक्शन, पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स इन सर्टेन केसेस। मान लो सर, मान लो कोई पार्टनरशिप हम थी, कोई कंपनी थी, उस पर सर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो गई, उस पर प्रूव हो गया कि साहब मामला गड़बड़ी, इन्होंने टैक्स चोरी करी, तो कमिश्नर या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास सर पावर है, इफ इन देयर ओपिनियन उनको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए सो दैट इनको बदनाम करो, लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग इस तरह का काम करते हैं, तो ऐसे केस में सर कमिश्नर या एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन की इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केस में वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर देंगे क्या, द नेम ऑफ एनी पर्सन और अदर पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन, की इसने क्या काम किया, क्या कर्म कांड किए और सर इनको क्या सजा मिली, ये पब्लिश कर सकते हैं सर। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पब्लिश कर सकती क्या, इन केस ऑफ फर्म नेम ऑफ पार्टनर्स, इन केस ऑफ कंपनी नेम ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स और मैनेजर्स, एंड इन केस ऑफ एओपी नेम ऑफ द मेंबर्स भी पब्लिश कर सकता है। पर हाँ सर यहां बोल दिया क्या भाई, पब्लिकेशन करने से पहले आप थोड़ा इंतजार कर लेना, अगर मान लो एसएससी का राइट टू अपील है और अपील करने का टाइम अभी बाकी है तो सर तब तक आप इसको पब्लिश मत करना, या फिर मान लो उसने अपील कर ली, अपील में वो जीत गया तो ऑब्वियसली बात है सर पब्लिश नहीं कर पाएंगे, अपील में अगर हार गया और फर्दर अपील करने का राइट भी हट गया उसका सर तब जाके पब्लिश कर पाएंगे, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं कर सकते। या तो अपील फाइल करने का टाइम निकल जाए उसके बाद पब्लिश कर दो, या अपील में वो हार गया और फर्दर अपील नहीं कर रहा है उसका भी टाइम निकल गया या उसमें भी हार गया तब जाके पब्लिश करेंगे, अदरवाइज पब्लिश नहीं करेंगे, पता पड़ा बदनाम कर दिया और फिर वो केस जीत गया, अब पता पड़ा नहीं यार वो तो चोर था ही नहीं सर, तो ऐसे केस में गलत बदनामी हो जाती ना सर। इसलिए सर सेक्शन 160 बोलता है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सर अगर कोई ऑर्डर, कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट या एनी अदर प्रोसीडिंग्स सर उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई, डिफेक्ट हो गया या कोई ओमिशन हो गया जिसकी वजह से सर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आ रहा है, हाँ है ना सरकार, पर सर अगर एसएससी उस पॉइंट को पकड़ के बोलता है कि सर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मिस्टर यशवंत मंगल को शो को सर होना था, उन्होंने लिख दिया क्या सरकार मिस्टर यशवंत मंगल। क्लियर सर, इस तरह का कोई क्लेरिकल एरर हो जाए, मिस्टेक हो जाए, ओमिशन हो जाए तो दिस विल नॉट मेक द प्रोसीडिंग्स इनवैलिड। सर यहां क्या लिखा है, नो प्रोसीडिंग लाइक असेसमेंट, अपील, रिव्यू, रेक्टिफिकेशन, नोटिस, समन एटसेट्रा डन, एक्सेप्टेड, मेड, इश्यूड, इनिशिएटेड और परपेट्रेटेड टू अंडर दिस एक्ट shall will be invalid, मतलब कोई भी invalid नहीं होगा सर if such proceedings are in substance and in effect in conformity with the and accordance to the intent, purposes and requirement of this act। सर मतलब अगर जो नोटिस वगैरह जो भी ऑर्डर वगैरह सर्व किया वो अगर एज पर द एक्ट है सर, रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट पूरी करी उसने, पर्पस ऑफ द एक्ट पूरा हो रहा है, पर सर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ओमिशन हो गया है, कोई डिफेक्ट हो गया, उसकी वजह से प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी। और ये एसएससी को बोला गया है कि सर जब भी
सर तुमको हियरिंग का मौका दिया गया है, तुमको जवाब देने का मौका दिया गया और आपको पता पड़ा ये एरर है, तो आपको फर्स्ट हियरिंग में ही उसको लाना पड़ेगा नोटिस में कि साहब आपसे एरर हो गया। बाद में जाके आप नहीं बोलोगे, लास्ट में जाके जब केस फाइनल हो रहा है कि साहब ये नोटिस या ऑर्डर ही क्या है, इनवैलिड है। ऐसे केस में इनवैलिड नहीं माना जाएगा। देखिए, द सर्विस ऑफ एनी नोटिस ऑर्डर कम्युनिकेशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इफ, सर क्वेश्चन नहीं करेंगे, इफ द नोटिस ऑर्डर और कम्युनिकेशन एज द केस में भी हैज ऑलरेडी बीन एक्टेड अपॉन बाय द पर्सन टू हुम इट इज इश्यूड। अगर उस पर ऑलरेडी एक्ट किया एसएससी ने तो मान लेंगे कि वो डिफेक्ट आपने भी खुद ने भी इग्नोर करी है, सर आपने एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। या फिर वेयर सच सर्विस हैज नॉट बीन कॉल्ड इन क्वेश्चन एट और इन द अर्लियर प्रोसीडिंग, आपने पहले तो नहीं बोला, सब आप जाके बोल रहे हो, तो सर ऐसे केस में प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं मानेंगे। देन सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सर डिपार्टमेंट जो भी नोटिस ऑर्डर वगैरह सर्व करता है वो कैसे सर्व करेगा, मोड ऑफ सर्विस क्या है, एनी सर ये किसके बारे में बात करें, एनी डिसीजन ऑर्डर समन नोटिस और नो अदर और एनी अदर कम्युनिकेशन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड अंडर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट फिजिकल डिलीवरी, सर गिविंग और टेंडरिंग इट डायरेक्टली। सेकंड डिलीवरी थ्रू अ मैसेंजर इंक्लूडिंग अ courier, okay, then the document can be delivered to the addressee, the taxpayer or his manager also, ध्यान रखिएगा बेटा। Then the agent duly authorized or an advocate जिसको उसने पावर ऑटोनॉमी दे रखी है, या टैक्स प्रैक्टिशनर who holds authority to appear in the proceedings on the behalf of taxpayer, any person who is regularly employed by him in connection with the business, any adult member of the family residing with the टैक्स पे। ध्यान रखना, इन सब पे जजमेंट आए हुए साहब सर्विस टैक्स एक्साइज के केस में, उन सब एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए लॉ ने इस तरह का ड्राफ्टिंग किया कि आगे झगड़े हो ही नहीं सर। देन सेकंड रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, सर आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जीएसटी पोर्टल पर डाल दिया या फिर ईमेल कर दिया, सर भारत माता की जय हो गई, मान लेंगे डिलीवर हो गया। मोड फॉर मीडिया, सर अगर इन मोड से भी सर मान लो पॉसिबल नहीं हो पा रहा डिपार्टमेंट के लिए आपको नोटिस वगैरह सर्व करना, तो ऐसे केस में वो न्यूज़पेपर जिस लोकेलिटी में आप रहते थे लास्ट या आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे उसके लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, मान लेंगे आपको सर्व हो गया। सर अदर मोड क्या है भाई साहब, सर आपके घर पे आएंगे या आपका जो एड्रेस है वहां पे आएंगे और किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस ऑर्डर या नोटिस को क्या कर देंगे, चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे। दो किसी भी एविडेंस, दो कोई भी आते थे लोग बोलेंगे देखो तुमको दिख रहा है सर, और उनसे साइन कर देंगे, मतलब विटनेस, और सर मान लेंगे सर हो गया है। और वो भी अगर पॉसिबल नहीं है, मान लो सर ऑफिसर वहां चिपकाने गया, वहां पे दो गुंडे थे, उन्होंने उस ऑफिसर को ही चिपका डाला, सर मान लो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। एड्रेस पे सर केवल लैंड है, खाली कोई बिल्डिंग तो है ही नहीं। सर अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा था ऐसे केस में जो पर्सन, जो ऑफिसर ये ऑर्डर या नोटिस सर्व कर रहा है, वो उसने अगर अपने ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे हैंग कर दिया तो भी मान लेंगे सर हो गया। समझे मेरी बात। सर भारत माता की जय है, बहुत भारी काम दे रखे हैं, ध्यान रखना आप। यू कैन नॉट, पता है लोग क्या करते हैं सर, आपको पता हो तो सेक्शन नंबर 73 74 में शो को नोटिस और ऑर्डर सर्व करने का टाइम लिमिट दे रखा है, 3 साल में शो को ऑर्डर सर्व हो जाना चाहिए। इनकेस ऑफ मिस्टेक, इनकेस ऑफ फ्रॉड 5 साल में ऑर्डर सर्व होना चाहिए। मान लो वो ऑर्डर लेने से मना करते सर, तो सर ये अदर मोड इसलिए दे रखे सारे। क्लियर सर। डेट ऑफ सर्विस, नॉर्मल केस में जब आपको सर्व हो गया तो मान लेंगे सर्व हो गया है। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के केस में जो नॉर्मल टाइम लगता है स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट में, उस दिन मान लेंगे डिलीवर हो गया होगा आपको। क्लियर, डन। राउंडिंग ऑफ द टैक्स एटसेट्रा, सर जीएसटी के अंदर जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में होगा सर। क्लियर सर। कोई भी रिफंड आ रहा है, कोई भी सम पेएबल है तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, और 50 पैसा या उससे अबव है तो सर 50 रुपए, 50 पैसा या उसके अबव है तो सर नेक्स्ट रुपी, और 50 पैसे से कम है तो सर जो लास्ट रुपी था वो लिया जाएगा। देन एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, सर बहुत अच्छा पॉइंट है। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर क्या होता है सर, अगर मान लो कभी भी लॉ में अमेंडमेंट करके किसी भी गुड्स सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कम किया, या आईटीसी कभी नहीं मिल रहा था कुछ इनपुट वगैरह पे, उस पर आईटीसी अलाउ किया, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग कम हो गई सर। अब टैक्स में अमेंडमेंट करने की वजह से अगर सप्लायर की कॉस्टिंग कम हुई है तो उतना कमेंसुरेट बेनिफिट ऑफ द टैक्स शुड बी पास्ड टू द कस्टमर। और अगर उतना कमेंसुरेट बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर सप्लायर ने खुद ने रिटर्न कर लिया तो उसको बोलते हैं क्या, प्रॉफिटेड अमाउंट। एंड सर अगर उसने आगे पास ऑन नहीं किया तो उसके लिए एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बना रखी गवर्नमेंट ने, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, जो मॉनिटर करेगी, गवर्न करेगी इस सेक्शन को। एंड सर वो देखेंगे कि किस किस सेक्टर में हमने अमेंडमेंट करके रेट ऑफ टैक्स कम किया, या सर हमने आईटीसी जहां नहीं मिलता था वहां आईटीसी अलाउ किया, जिसकी वजह से कमेंसुरेट कॉस्टिंग कम होगी, प्राइसिंग कम होनी चाहिए, और किन किन लोगों ने कम नहीं किया वो मॉनिटर करेंगे, मार्केट में इंक्वायरी करेंगे और चेक करेंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो ऐसे केस में सर ये एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स यूज करेगी। एंड सर इनकी ड्यूटीज क्या क्या है देखिए सर ध्यान से। ड्यूटीज क्या है सर, डिटरमाइन वेदर the reduction in the tax rate or benefit of input tax credit has been passed on by the seller to the buyer by reducing the price, उसने प्राइस कम करी कि नहीं करी। सेकंड, आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर हु हैज नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट। देन अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद में उसको पहले तो नोटिस लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे, उसको बोलेंगे सर पास ऑन कर बेनिफिट अलोंग विद द इंटरेस्ट, नहीं तो फिर सर
ये अमाउंट ट्रांसफर करो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, और वो भी नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पावर भी दे रखा है। देखिए, टू ऑर्डर रिडक्शन इन द प्राइसेस रिटर्न टू द बायर द बेनिफिट अमाउंट नॉट पास्ड ऑन अलोंग विद द 18% इंटरेस्ट, imposition of penalty and cancellation of the registration, ये सब पावर इनके पास, and to furnish a performance report by the to the council by 10th day of the closure of each quarter, हर क्वार्टर के एंड के बाद सर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक वो उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगी जीएसटी काउंसिल को कि सर आपने ये जो टैक्स में रिडक्शन किया या आईटी से अलाउ किया उसकी वजह से ये कस्टमर को ये फायदा हुआ है साहब। क्लियर सर, ये प्रोसेस दे रखा है, कोई खास बात नहीं है। आप तो देखिए ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं। द अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट a registered person has not passed on the benefit, the authority may order for reduction in the prices, वो ऑर्डर देगी प्राइस रिड्यूस करो भाई इतना। देन सर पता है इनफैक्ट प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली क्या होता है सर, कॉस्ट शीट मंगाते हैं आपसे ये लोग, कॉस्ट शीट बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट आपकी कॉस्ट शीट भेजिए, हम देखते हैं उसमें टैक्सेस की चेंज होने की वजह से आपका कितना प्राइसेस में चेंज आना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली दे विल पास द ऑर्डर, देन रिटर्न टू द रेसिपिएंट द बेनिफिट अमाउंट नॉट पास्ड ऑन अलोंग विद द इंटरेस्ट। समझे मेरी बात। एंड सर अगर कस्टमर आइडेंटिफाइबल नहीं है, कस्टमर मतलब एंड कंज्यूमर गए सब, तो ऐसे केस में दिस अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। समझे मेरी बात, क्लियर। एंड सर imposition of the penalty is specified in this act, सर पेनल्टी दे रखी है, आगे हम बात करेंगे सर, बताता हूँ आपको, यहाँ पे दे रखा है सर पेनल्टी। सर पेनल्टी में लिखा हुआ है क्या, 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रेट, जितना आपने बेनिफिट रखा है रिटर्न किया उसका 10% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पर अगर सर जिस दिन ऑर्डर सर हुआ उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने पूरा अमाउंट कस्टमर को रिटर्न कर दिया या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट वेव कर देंगे, तो ये पेनल्टी चार्ज करने का पावर दे रखा है आप इनको। देन सर एट द एंड सबसे लास्ट ऑप्शन इनके पास क्या है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते तो आपको अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो टैक्स तो आपको पे करना ही करना है। आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, आपको कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा, और 100% टैक्स इन्वॉल्व पेनल्टी भी, मतलब दुकान बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। भारत माता की जय हो जाएगी। क्लियर। इसी के साथ ये एंटी प्रॉफिटिंग के भी मेजर जो पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए। भारत माता की जय। एंड सर एट द एंड आप देख लीजिए क्या लिखा है, ये जीएसटी खत्म हो रहा है, जीएसटी खत्म हो गया है, पर क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सरकार एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, और सर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे, ताकत पूरी लगा देंगे, क्योंकि सर जीतना है। एंड सर आप जीतेंगे। लाइफ अगर आपको सक्सेसफुल बनानी है तो सर हमारे पास ये वक्त मिला है मेहनत करने का, पूरा दम लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो, जिंदगी आपकी होगी। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। माहौल के साथ सरकार, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करिए अच्छे से।